हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 12th का पोल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका फर्स्ट पोर्शन कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा था, फर्स्ट पोर्शन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारत के जो दक्षिण एशिया के जो देश थे उनमें किस प्रकार की लोकतांत्रिक, किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली थी और किस प्रकार के उनके संबंध थे या किस प्रकार के उनमें मतभेद थे। तो अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका जो है, जब 1948 से जब वो आज़ाद हुआ तो उसके बाद से वो लोकतांत्रिक देश ही है, लेकिन जातीय संघर्ष के कारण श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने की मांग बढ़ गई थी। अब वो जातीय संघर्ष क्या था? वो जातीय संघर्ष था कि जब भारत से बहुत सारे तमिल लोगों ने श्रीलंका में पलायन किया तो वहाँ पर एक सिंगली जाति थी, सिंगली समुदाय के लोग थे। उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो श्रीलंका है केवल सिंगली समुदाय के लोगों का है और वहाँ पर किसी और जाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा है, देखो, इसकी स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका अतीत में जिसका नाम सिलोन था उसकी राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा था। यानी कि वहाँ पर सिंगली जाति के लोगों का बहुत ज़्यादा दबदबा हुआ करता था। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आवासी एक बड़ी आबादी के खिलाफ हैं। ये श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा था। तो भारत से एक बड़ी आबादी जो तमिलों की थी वो श्रीलंका में आकर बस गई थी, जो सिंगली लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि श्रीलंका केवल सिंगली लोगों का है। इस उपेक्षा भरे व्यवहार से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। जब तमिल लोगों ने देखा कि श्रीलंका में उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो वहां पर धीरे धीरे एक तमिल राष्ट्रवाद बनना शुरू हुआ। 1983 के बाद इस उग्र तमिल संगठन को क्या कहा गया? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे भी कहा जाता है। तो 1983 के बाद ये एक उग्र तमिल संगठन बन गया जो कि श्रीलंकाई सेना के खिलाफ था और उनके साथ सशस्त्र संघर्ष करता रहा। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण, यानी कि श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उस पर ज्यादातर कौन राज करता है, किसका नियंत्रण रहता है? लिट्टे का। भारत, अब क्योंकि भारत से ही वो तमिल लोग गए थे तो भारत का कनेक्शन बनता है। तो भारत सरकार समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंकाई सरकार से बातचीत की कोशिश करती रही है। अब भारत ने भी कई बार कोशिश की कि श्रीलंका में जो तमिलों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है उसको खत्म किया जाए और इसके बारे में बैठकर बातचीत की जाए, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। लेकिन प्रॉपरली ऑफिशियल तरीके से वो कब गई? श्रीलंका में 1987 में, जहां पर बैठकर उन्होंने इस बारे में बातचीत की। आखिरकार भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। अब क्या हुआ कि भारतीय सेना जब बार बार वहां आई और उसने हस्तक्षेप किया तो वहां वो श्रीलंका और तमिल लोगों के बीच में फंस गई। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करना है। श्रीलंकाई जनता को लगा कि हमारी श्रीलंका में जो भी हो रहा है, जो भारत है वह वहां पर दखल अंदाजी कर रहा है। सन 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। जब भारत को यह पता चला कि श्रीलंका को ऐसा लगता है कि भाई उनके जो राष्ट्रीय मामले हैं, जो उनके अपने देश के मामले हैं, उसमें भारत हस्तक्षेप कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया? 1989 में जो उन्होंने अपनी शांति सेना भेजी थी उसको वापस बुला लिया। चल रहे संघर्षों के बावजूद श्रीलंका ने काफी आर्थिक विकास दर्ज किया और मानव विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। अब इतना संघर्ष चलने के बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत हद तक आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों को ही अच्छे तरीके से हासिल किया। इसके कुछ एग्जाम्पल नीचे आपको दिए हुए हैं। श्रीलंका जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक था। यानी कि जिस तरह से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कामयाब होने वाला पहला देश विकासशील जो था वो श्रीलंका था। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। तीसरा क्या है? गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद भी कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। यानी कि इसमें आपस में गृह युद्ध चल रहा था, इनके अपने देश में ही जातीय संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर था, लेकिन इसके बावजूद भी कई सालों से इस देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है वो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के प्रकोपों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम कर रखी है। इतना मर्जी संघर्ष होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था उसमें जो है कायम है, लोकतंत्र ही चलता है।
उसके बाद हम आ जाते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष पर, कि भारत पाकिस्तान में किस प्रकार का संघर्ष था। अब यहाँ पर उन्होंने संघर्ष के बिंदु बताए हैं कि भारत पाकिस्तान में जो झगड़ा हुआ उस झगड़े के कारण क्या क्या थे। तो पहला तो कारण सबसे बड़ा कश्मीर था। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। अब विभाजन जब हो गया उसके बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। अब विभाजन के बाद क्या हुआ कि कश्मीर के लेकर पाकिस्तान और भारत में झगड़ा हुआ कि कश्मीर किस देश के पास जाएगा। तो पाकिस्तान सरकार का ये दावा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। अब यहाँ पर देखो, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1947-48 में। इसी बात को लेकर युद्ध हुआ उनके बीच में सबसे पहले, लेकिन समाधान नहीं हुआ। फिर 1965 में फिर युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रांत का विभाजन। अब 1947-48 में जब ये बात बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया था, तो भारत पाकिस्तान अलग कर दिए गए। और पाक कश्मीर को लेकर जब लड़ाई बढ़ने लगी तो पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में कश्मीर का कुछ हिस्सा जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया और बाकी जो हिस्सा था वो भारत ने अपने पास रख लिया। फिर 1971 में फिर से युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीत लिया, जिससे कश्मीर मसला लेकिन अनसुलझाया, मतलब कश्मीर के मसले पर कोई फैसला तब भी नहीं हुआ। सियाचिन ग्लेशियर, अब दूसरा इनका क्या कारण था, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। सियाचिन ग्लेशियर में क्या था, संघर्ष हथियारों के अधिग्रहण को लेकर भी था। मतलब कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के साथ साथ वहां पर हथियारों का कौन सा अधिग्रहण करेगा, किसका अधिकार होगा हथियारों पर, ये इसको लेकर भी बहुत झगड़ा था। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण कर लिए। मतलब कि 1990 के दशक तक दोनों देश परमाणु जो शक्ति थी उसे हासिल कर चुके थे। और 1998 में भारत ने सबसे पहले पोखरण में परीक्षण किया परमाणु शक्ति का, और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण कर लिया। तब से भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। अब इन्होंने क्या किया है, आपस में सैन्य संबंध बना लिए हैं। मतलब कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों के पास परमाणु शक्ति है। जो भी पहले हमला करेगा अपने देश के साथ, उस सामने वाले देश के साथ साथ अपने देश को भी उतना ही नुकसान होगा। दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को शक की नजर से देखती हैं, लेकिन फिर भी हालांकि सैन्य संबंध में आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को शक की नजरों से ही देखते हैं। कैसे, भारत को ये लगता है कि कश्मीरी उग्रवादियों का हथियार, पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करता है, उनको प्रशिक्षण देता है, धन देता है, भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत की खुफिया एजेंसी ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों के पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। मतलब कि भारत पर हमला करने से लेकर जितने भी योजनाएं बनाई जाती हैं और वहां पर आतंकवादी संगठनों को जो सुरक्षा प्रदान करनी, धन प्रदान करना, ये सारा का सारा काम पाकिस्तान करता है। भारत को ऐसा लगता है, और पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत सरकार और खुफिया एजेंसियां जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान में समस्या, ये जो भारत पाकिस्तान के झगड़े की समस्या, इसको भड़काने की कोशिश करता है भारत। तीसरा मुद्दा क्या है, नदी जल का बंटवारा। 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। मतलब कि 1960 तक सिंधु नदी के जल का इस्तेमाल कौन करेगा, इसको लेकर काफी विवाद था। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत कर दिए, और ये संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। मतलब कि पहले सिंधु नदी के जल को लेकर इनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता था 1960 तक, लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्या किया, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, और उसके बाद चाहे इनके बीच में कितने भी संघर्ष हों, लेकिन ये संधि जो है इनके बीच में अभी भी कायम है। चौथा इनका मुद्दा है कच्छ के रण में सरक्रिक की सीमा रेखा। कच्छ का रण गुजरात में है। ये विवाद छोटा लगता है, परंतु इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है कि इसका समाधान जिस तरह भी किया जाएगा उसका असर सरक्रिक इलाके में से जुटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान में इन सभी मामलों को लेकर बातचीत चल रही है। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि ये विवाद छोटा है, लेकिन इससे चिंता जुड़ी हुई है कि इसका समाधान जिस तरह भी किया जाएगा तो सरक्रिक इलाके से जुड़े समुद्री संसाधन जितने भी हैं उन पर सब जो जीतेगा उसका नियंत्रण इस पर हो जाएगा। भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। पहला आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मतभेद। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। मतलब भारत और पाकिस्तान में जिस बात को लेकर मतभेद चलता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में कितनी किसकी हिस्सेदारी होगी।
भारत बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों के समर्थन, भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन से नाखुश है। मतलब कि बांग्लादेश भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन करता है और भारत में अवैध अप्रवास देता है, मतलब कि बाहर के आतंकवादी संगठनों को रहने की सुविधा प्रदान करता है। इस बात से ढाका जो है वो खंडन करता है, इस बात का मतलब कि मना करता है। इस बात से भारत नाखुश है। बांग्लादेश ने भारतीय सेना के पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके का रास्ता देने से इनकार कर दिया तथा भारत को प्राकृतिक और गैस निर्यात न करने का फैसला किया। तो बांग्लादेश ने इस बात पर क्या किया कि भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके का रास्ता देना इनकार कर दिया और भारत को प्राकृतिक गैस ना देने के लिए फैसला कर लिया कि हम भारत को प्राकृतिक गैस नहीं देंगे। भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विरोध को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी करने का भी आरोप है। अब बांग्लादेश ने भारत की सरकार पर और क्या आरोप लगाए हैं कि वो पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देता है, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करता है और व्यापार में बेईमानी करता है। लेकिन मतभेदों के बावजूद भी भारत और बांग्लादेश कई मामलों पर सहयोग भी करते हैं। पिछले 20 वर्षों में दोनों के बीच में आर्थिक संबंध काफी बेहतर हुए हैं और बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा बना हुआ है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। मतलब कि बांग्लादेश जो है भारत के लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत क्या आता है कि म्यांमार देश के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं उनसे संपर्क साधा जा सकता है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर भी दोनों देश लगातार सहयोग बनाए रखते हैं। दूसरा इनका पड़ोसी देश है भारत का नेपाल। भारत और नेपाल में एक अनूठा संबंध है, जिस कारण एक संधि ऐसी की है इन्होंने भारत और नेपाल ने, जिसकी वजह से नेपाल जाने के लिए या नेपाल वालों को भारत आने के लिए किसी प्रकार के पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अतीत में दोनों देशों के बीच में मतभेद रहे हैं। किस वजह से दोनों भारत और नेपाल के बीच में मतभेद रहे? पहले नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अपनी अप्रसन्नता जताई। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। नेपाल को क्या पसंद नहीं आया? नेपाल की चीन के साथ जो दोस्ती थी वो भारत को पसंद नहीं आई थी और नेपाल सरकार जो है वो भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती थी। दूसरा क्या है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती थी, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ था। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नेपाल में जो माओवादी आंदोलन चल रहा था उसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती थी, क्योंकि भारत में पहले से ही बिहार और आंध्र प्रदेश में विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी जो समूह थे वो काफी उभर कर आ गए थे। नेपाल में बहुत से लोग ये मानते थे कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देता है और उसके नदी, जल और पन बिजली पर नजर बनाए रखता है। चारों तरफ जमीन से घिरे नेपाल को ये लगता है कि भारत उसे अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। यानी कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है नेपाल, तो नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अपने भू क्षेत्र को होकर समुद्र तक पहुंचने से जो है नेपाल को रोकता है। लेकिन फिलहाल भारत और नेपाल के संबंध जो है आपस में काफी मजबूत और सहयोगपूर्ण है। तीसरा इसका पड़ोसी देश आता है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका संबंधों में कठिनाइयां इस द्वीप के अधिकार जातीय संघर्षों को लेकर है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं पहले ही। जो भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद है वो इसी वजह से है कि भारत जो है वो श्रीलंका में तमिलों के साथ जो अभद्र व्यवहार होता है उस पर आवाज नहीं उठा सकता, और उसने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर श्रीलंका के जो सिंगली समुदाय हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, उनको लगा कि भारत जो है वो दखल अंदाजी कर रहा है, तो भारत ने अपने कदम पीछे हटा लिए। तो इसी जातीय संघर्ष को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद बना रहता है। भारतीय नेताओं को तटस्थ रहना असंभव लगता है और तमिल लोग राजनीतिक रूप से नाखुश और मारे जा रहे हैं। भारतीय नेताओं को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात से वो संतुष्ट रहते हैं कि वो हम तटस्थ भी नहीं रह सकते, मतलब कि इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं कि वहां पर तमिलों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और ये इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं कि तमिल लोग राजनीतिक रूप से नाखुश हैं और वहां पर मारे जा रहे हैं। 1987 में सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में छुटकारे की नीति पर अमल कर रही है। अब 1987 में जब सैन्य हस्तक्षेप किया था भारत ने, और श्रीलंका ने उस पर आरोप लगाया था कि जो भारत है वो उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है, तो भारत ने क्या किया, श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति अपना ली, यानी कि छुटकारे की नीति अपना ली। वो दूर रहते हैं वहां से।
भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हो गए। मुक्त व्यापार व्यवस्था आप जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। मुक्त व्यापार व्यवस्था का मतलब है कि दोनों देशों के व्यापार के जो रास्ते हैं वो एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। श्रीलंका में जब सुनामी आई थी, भारत ने काफी आर्थिक रूप से उस वहां मदद की थी। चौथा इनका देश है भूटान। भारत और भूटान के बीच संबंध जो है वो बहुत अच्छे हैं। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया था। यानी कि भारत और भूटान के संबंध इतने अच्छे हैं कि जब भूटान में अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्ले जब आ गए थे, तो भूटान ने उसे अपने आप ही खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है और इसके विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से ही हासिल होता है। यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो आता है वो भारत से ही आता है। पांचवा इसका पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव के साथ भारत के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण, गर्मजोशी से भरे हुए, मतलब बहुत अच्छे संबंध हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया था, जिसके लिए भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की थी। ये कह रहा है कि 1988 में श्रीलंका से कुछ ऐसे भाड़े के आतंकवादी आ गए थे जिन्होंने मालदीव पर हमला कर दिया था। कुछ तमिल सैनिक आ गए थे जिन्होंने हमला किया, लेकिन इस बात की जानकारी होते ही भारतीय वायुसेना और नौसेना ने वहां तुरंत कार्रवाई की और उसको रोक दिया। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी काफी मदद की है। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर खत्म। लास्ट टॉपिक रह गया है, यह है आपका शांति और सहयोग। मतलब कि और ज़्यादा शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से और बाकी दक्षिण एशियाई देशों की तरफ से क्या कोशिश हुई है। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश है सार्क, दक्षेश जिसे कहते हैं, जिसे आप फुल फॉर्म में कहेंगे तो साउथ इंडियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये दक्षिण एशियाई राज्यों द्वारा बहुस्तरीय माध्यमों के माध्यम से सहयोग विकसित करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय पहल है। ये 1985 में शुरू हुई थी। यानी कि सार्क क्या है कि 1985 में शुरू की गई एक ऐसी पहल है जिसमें दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं उनके द्वारा अलग अलग माध्यमों पर आपस में सहयोग किया जाता है। दुर्भाग्य से लगातार राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद ये सफल पूरी तरह से नहीं हो पाया। सार्क के सदस्य देशों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे साफ्टा कहते हैं, जिसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन का वादा किया गया। इस पर 2004 में हस्ताक्षर हुए थे। यानी कि जितने भी दक्षिण एशियाई देश थे उनके लिए मुक्त व्यापार व्यवस्था खोल दी गई कि दक्षिण एशियाई देश आपस में एक दूसरे से खुले तौर पर व्यापार कर सकते हैं, जिसमें 2004 में हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 2006 में ये लागू हो गया। 2007 तक इसकी क्या लक्ष्य था कि व्यापार शुल्क जो है उसको 20% तक कम कर देना। लेकिन कुछ पड़ोसी देश फिर भी ये सोचते हैं कि जो साफ्टा है भारत के अपने बाजारों पर आक्रमण करने और देश में वाणिज्यिक उद्यमों और व्यावसायिक उपस्थिति के माध्यम से अपने समाज और राजनीति को प्रभावित करने का तरीका है। लेकिन कुछ पड़ोसी देश क्या सोचते हैं कि भारत ने ये जो संधि की है, ये जो उसने मुक्त व्यापार व्यवस्था बनाई है, ये व्यापार क्या करेगा, ये व्यापार व्यवस्था क्या करेगी, उन पड़ोसी देशों के बाजारों पर आक्रमण करेगी और देश में भारत का जो वाणिज्य है और भारत की जो समाज और राजनीति का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। भारत अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने ये मुक्त व्यापार व्यवस्था चलाई है। भारत पाकिस्तान संबंधों के प्रमुख संघर्ष में दोस्ती का माहौल बनाने के प्रयास किए गए हैं। ये तो साफ जाहिर है, भारत पाकिस्तान संबंधों के कुछ संघर्ष ऐसे जिसमें दोस्ती की पहल करने की भी कोशिश की गई थी। कई बस मार्गों को खोला गया, जैसे बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में एक अमन सेवा चलाई गई थी, जिसमें कि भारत से पाकिस्तान तक आराम से टूरिस्ट को अमन सेवा द्वारा जो है बस से भारत पाकिस्तान की सीमा पार कराई जाती थी। पिछले 5 वर्षों में पंजाब के 2 हिस्सों के बीच व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई और अब क्या है कि वीज़ा आसानी से दिए जा रहे हैं। अब आपका चैप्टर जो है एक्चुअली ख़त्म हो गया है और आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे कोशिश करेंगे दूर करने की। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।